हाँ जी, गुड इवनिंग। तो क्लास में डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर, उसका आगे डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा रह गया था। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स? देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। देयर हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स? तो पहला चैप्टर है, दोबारा शुरू करते हैं क्योंकि अपना डिस्कशन हुआ था, तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाए, इसलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं एक बार। इंट्रोडक्शन, हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो चैप्टर के नाम से ही आप समझ सकते होंगे कि हाउ, व्हेन एंड वेयर। देन, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स? डेट्स इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है? देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक टाइम था जब हिस्टोरियंस को लगता था, जब हिस्टोरियंस फैसिनेटेड होते थे डेट्स के बारे में, यानी उत्साहित होते थे वो डेट्स को लेकर के। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन्ड और बैटल्स वर फोर्ट। और उनमें डिबेट्स होते थे। कैसे डिबेट होते कि कौन से मतलब डेट को रूलर का क्या वो क्राउन हुआ था, और कब वो कौन से युद्ध हुए थे। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स। और कॉमन सेंस नोशन क्या था? हिस्ट्री इज सिनोनिमस विद डेट्स, कि डेट्स के साथ ही हिस्ट्री क्या है? पर्यायवाची है, समानार्थक शब्द है हिस्ट्री का डेट्स के साथ। एक ऐसी उनकी उदाहरण नोशन बना हुआ था। इन द कॉमन You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such conception true? और बहुत से लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हिस्ट्री तो बहुत एक बोरिंग सब्जेक्ट है, कि इसमें तो डेट से याद करनी पड़ती है। तो ऐसा एक, कि आपको भी ऐसे कोई बच्चे मिले हैं कि वो सिर्फ ये बोलते हैं कि हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है? क्या ये बात सही है? आपको क्या लगता है? देन, हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री वो सारे चेंजेस के बारे में पढ़ना होता है जो एक के टाइम पीरियड के अंदर, विद इन अ टाइम पीरियड, जो चेंजेस होते हैं। एंड टाइम पीरियड क्या हो सकता है कि कितना भी हो सकता है, जितना अपना स्टडी की जाती है। स्टडी में टाइम पीरियड कितना लेना चाहते हैं? 5 इयर्स में भी, 10 इयर्स में भी। तो कितना भी टाइम पीरियड हो सकता है, 100 साल हो सकता है, 200 साल हो सकता है, इस तरह से। ये अपना स्टडी का वो होता है, डोमेन होता है, कि जो स्टडी करनी है, एनालिसिस करना है, उसमें अपने को कितने टाइम पीरियड में वो अपने को चेंजेस देखनी है। हिस्ट्री ये नहीं है डेट्स को याद कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उस डेट को वो वाला राजा मतलब क्राउन उसको दिया गया था और वो गद्दी पे बैठा था। ऐसा नहीं होता हिस्ट्री में। हिस्ट्री में होता है कि विद इन अ टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड्स में क्या चेंज हुए थे, इतने टाइम पीरियड में चेंजेस कौन से, पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या हुए थे, ये वाली चीजें। देन, हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस occur over the time that occur over the time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. और इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि पास्ट में चीजें कैसे थी और उनमें चेंजेस क्या क्या आए। देन, as soon as we compare the past with the present, we refer to time, we talk of before and after। और इसमें एक रेफरेंस लिया जाता है, जो अपना प्रेजेंट होता है उसको एज ए जीरो टाइम मानते हुए पीछे वाला पास्ट हो जाता है टाइम, और जो आगे का आने वाला होता है वो फ्यूचर होता है। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit। हम आसपास अपने रहते हैं तो हम क्या अपने आप को पूछते हैं कि जैसे कुछ भी हिस्टोरिकल आप कोई चीज देखोगी, तो जैसे आप कभी लाल किला देखोगे या फिर कोई ताजमहल देखा हुआ आप वहां जाके, देन कोई और आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखोगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंडर जो आते हैं। तो ये वाली चीजें जो आप देखते हो, कोई फोर्ट देखोगे, कोई किला देखोगे, कोई मतलब एनीथिंग विच इज पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल
विच इज पार्ट ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज और विच इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो ये वाली चीजें देख के क्या आपके मतलब अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होती कि उस टाइम पीरियड में कैसा होता होगा, आज से इतने साल पहले किस तरह से राज किया जाता था, शासन किया जाता था। ये सारी चीजें मतलब एक अंदर होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने की। लेकिन नो, वी टेक द थिंग्स एज दे आर, वी आर नॉट ऑफ द इंक्विजिटिव नेचर। हम प्रश्न नहीं करते। कुछ होते हैं प्रश्न नहीं करते, लेकिन कुछ 100 में से कुछ चुनिंदा अच्छे स्टूडेंट कह लो, अच्छे आगे स्कॉलर कह लो, उनको होता है कि व्हाट was the basic structure of like political or the administrative structure or anything else which is uh, the domain of their study. According to that, they put lot of inquisitive efforts into the past to know what actually happened in the past, and the study they are doing, is it relevant to the aim and objectives which they already considered. After that, they do a thorough analysis and contemplate on all the facts of the historical figures which they have acquired through various means, and then they arrive at the conclusions by the scientific reasoning or by the analytical or critical reasoning, that yes, this is the true conclusion और the कि जो तथ्य लिए गए थे उनके द्वारा, जो फैक्ट्स लिए गए थे, उन सबको जोड़ के कि फाइनली एक लॉजिकल क्या हो रहा है, कंक्लूजन बनाया जा रहा है। क्या वो लॉजिकली साउंड है, उसके लिए क्या होना चाहिए, जो भी मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं उनको एक अच्छी तरह से एनालिसिस किया जाता है उनका। तो जो अच्छे हिस्टोरियंस होते हैं वो बायस्ड नहीं रखते कि कोई हिस्टोरियन ऐसे भी होते हैं कि वो मतलब किसी राजा की ज्यादा बड़ाई कर देते हैं, या फिर और कोई भी रीजन्स होते हैं उनको मतलब किसी अपने शासनकाल में उस टाइम में राजा ने इन्फ्लुएंस कर दिया, और फिर क्या करोगे यदि उन्होंने हिस्ट्री गलत लिख दी तो ये सारी चीजें क्वेश्चन की जाती है हिस्टोरियंस के द्वारा, जो अच्छे हिस्टोरियंस होते हैं या फिर जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं या जो अच्छे स्कॉलर्स होते हैं। कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई जो भी आपको आसपास दिखे कि ऐसा ही होगा, ये आपका नेचर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, इंक्विजिटिव नेचर हो, कि उसका रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन ढूंढो, उसके पीछे क्या हो। आप फैक्ट्स, ठीक है, आपको फैक्ट्स मिलते हैं, उसको आप क्या करो, एक बाद में कंक्लूजन भी एक लॉजिकल उसका बनना चाहिए, लॉजिकली साउंड स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। देन वी टेक, बट most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि बहुत से स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं कि उस टाइम पे ऐसा कैसे होता था, हिस्टोरिकल जो भी चीजें होती है वो कैसे थी, क्या होता था उनमें, उनके दिमाग में ये जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होती है। Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee। अब किसी को आप चाय कॉफी पीते हुए देख लोगे तो आपके माइंड में ये कभी आया क्या कि चाय और कॉफी का आविष्कार कब हुआ था। सोचो जरा, कितने बच्चों ने ऐसे सोचा होगा कि चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, सबसे पहले चाय या कॉफी कब पी गई थी, कब मतलब इसका इन्वेंशन जो डिस्कवरी बोलते हैं वो डिस्कवरी कब हुई थी इनकी। कभी सोचा है आपने। Then, looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distances before the age of railways। अब रेल में जा रहे हो, रेल से बाहर विंडो से देखते हुए अपने आप को पूछो कि रेलवे स्टार्टिंग में इंडिया में अपने ले लो, वर्ल्ड में ले लो, कि पूरे विश्व में सबसे पहले रेलवे कब आई थी, कब रेलवे से मतलब आना जाना शुरू हुआ था। देन इंडिया में कब आना जाना शुरू हुआ था, और रेलवे का जो रेलवेज है उससे पहले लोग कैसे आते जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से कम्युनिकेट करते थे।
Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspapers began to be printed. सुबह सुबह अपने माता पिता को आपने न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखा होगा, या फिर कोई अच्छा बच्चा है वो खुद पढ़ता हो न्यूज़पेपर, कभी उसने पढ़ा हो। तो न्यूज़पेपर तो अब जैसे आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आया कभी कि न्यूज़पेपर सबसे पहले कब वो उसका न्यूज़पेपर की डिस्कवरी हुई थी। और न्यूज़पेपर जब चलने लगे थे उससे पहले लोग एक दूसरे से कैसे मतलब न्यूज़ यूं कम्युनिकेट की जाती थी, किस तरह से न्यूज़ का पता लगता था। हाउस होल्ड्स में जो हाउस टू हाउस न्यूज़ कैसे ट्रेवल करती थी। क्या आपने कभी सोचा है कि पहले न्यूज़ कैसे आती थी, क्या कैसे आती होगी न्यूज़पेपर्स के बनने से पहले। तो ये अपना क्या है, इंक्विजिटिव नेचर होना चाहिए। प्रश्न जहाँ पे आपके माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा हो, और जहाँ आपको ये सोचो आसपास में देखे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू द नोशंस ऑफ टाइम। ये सारे के सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस क्या करते हैं, ये हमको रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, ये हमको वापस मतलब टाइम का जो नोशन होता है उसमें अपने को वापस ले जाने की कोशिश करते हैं कि फला फला टाइम में पीछे क्या हुआ था, इतने साल पहले पीछे क्या हुआ होगा, 50 साल पहले आज से क्या हुआ होगा। अपना इंडिया का जो है 60-70 साल पहले इंडिया कैसा था, ब्रिटिशर्स टाइम में इंडिया कैसे था, उससे पहले मुगल पीरियड में इंडिया कैसे था। तो दिमाग में कभी आया आपके? देन बट time does not have to be always precisely dated in terms of particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time. पर क्या है कि sometimes but time does not have to be always precisely dated in terms of particular year or a month. पर टाइम क्या होता है कि जो पीछे की हिस्टोरिकल चीजें अपने को पढ़नी है, देखनी है, एनालाइज करनी है, तो उनमें कभी कभी बहुत से केसेस ऐसे मिलेंगे अपने को जिसमें अपने को एग्जैक्ट डेट्स तो पता नहीं होती। बट समटाइम्स इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट टाइम डज नॉट हैव टू ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ। और अपने को ऐसा होता भी नहीं है कि बहुत सी चीजों का अपने को एग्जैक्टली पता लग जाए। और कई बार रफ एस्टिमेट ले लिया जाता है कि इतने 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 साल पहले, एग्जैक्टली उसमें नहीं होता कि किसी को मतलब हिस्टोरिकली कोई बात कर रहा है कि 1000 साल पहले, तो वो एक अप्रोक्सीमेशन होता है कि 1000 साल पहले, तो उसमें ये नहीं है 1001 साल या 1000 इस तरह से। तो एक अप्रोक्सीमेट कुछ चीजें ली जाती है हिस्ट्री में। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, दे डेवलप्ड a taste for it over time। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन सभी इंडियंस ने मतलब चाय उठा के पीनी शुरू कर दी थी। ये एक ग्रेजुअली टाइम लगा था इस चीज को, मतलब एक कल्चर डेवलप होने में, कि सभी घरों में चाय का उसमें कंजम्पशन किया जाने लग गया। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। और इसकी कोई वो नहीं होती कि एक क्लियर कट प्रोसेस हो कि ऐसा इस वजह से हुआ है या जिस वजह से भी हुआ है। जैसे टी है, पहले डिस्कवरी हुई, फिर टी ने क्या हुआ अपना, टी बाद में क्या हुआ ट्रेड रूट्स के थ्रू इंडिया में आई। तो ये जहाँ पे डिस्कवरी हुई है फिर ट्रेड रूट्स में चली है, शिप्स के थ्रू आई है इंडिया में। अब पहले किसी ने सोचा कि टी नाम की कुछ चीज है, उन्होंने इसको देखा, फिर उनको अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने ट्रेड रूट्स जो सीज के थ्रू ट्रेड होता था उसमें चीज का क्या किया, व्यापार शुरू कर दिया। अब व्यापार होता है वो एक दिन में तो होता नहीं, रातों रात तो होता नहीं वो, उसमें भी टाइम लगता है। तो उसमें क्या होता है कि सीज के थ्रू भी टाइम लग रहा है कुछ, तो उसमें बहुत से दिन लग गए। फिर वो क्या है कि जहां जहाँ पे मतलब जो भी उनसे खरीदार है वो खरीद रहा होगा उस टाइम में, उसने इस हिस्ट्री में खरीदा होगा, तो उसने जैसे चाय को बेचा अपने आगे, तो उसके
दुकानदार जो सेलर होता है उसके पास में खरीदने के लिए जो कस्टमर आते हैं, तो उनको अच्छी लगी होगी, उन्होंने आगे रिकमेंड करी, उसके पास फिर से डिमांड आई होगी शॉपकीपर के पास में, या फिर जो भी टी जिसने खरीदी थी ओरिजिनली, तो उसको फिर लगा हुआ कि अब डिमांड आ रही है टी की, फिर उसने और मंगाई होगी, फिर उसको देख के आसपास के जो कंपटीशन में उसके जो शॉपकीपर्स होंगे या जो भी होंगे, जो मतलब टी के व्यापार में होंगे, तो वो उन उसको देख के उन्होंने भी अपना वो एक कंपटीशन फील किया होगा। इस तरह से टी की डिमांड होने लगी। तो ये नहीं हुआ कि एक दिन में टी होगी, इसमें टाइम लगता है। बात बताएगी क्या इसमें, टाइम ओवर है ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम। टाइम के एक ग्रेजुअल पीरियड में ये सारी प्रोसेसेस हो रही है, एक दिन में कुछ नहीं होता। इसी तरह हिस्ट्री में अपने को चीजें देखनी होती है, एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के दौरान ऐसी ऐसी प्रोसेस प्रोसेस जो होती है, जो कुछ भी होता है उनको एनालाइज किया जाता है। पीपल इन इंडिया डिड नॉट, देयर कैन बी नो वन क्लियर, अपनी बात होगी। सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल was established और नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड। तो ये जो जैसे टी का अभी एग्जाम्पल लिया, इसी तरह हम ये नहीं कह सकते अब, वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश्ड। इसी लॉजिक के चलते हुए हम ये नहीं कह सकते कि एक ऐसा दिन था कि जब अंग्रेजों का भारत पे शासन शुरू हो गया था। ऐसा कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि इसमें टाइम लगा है, ग्रेजुअली हुआ है ये नहीं हुआ कि मतलब अंग्रेज जो हुए एक दिन ही भारत में आ गए, उन्होंने मतलब कब्जा कर लिया। ये बिल्कुल धीरे 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 धीरे, पहले क्या हुआ, कोई व्यापारी इंडिया में आए, व्यापारी इंडिया में आए समुद्र के थ्रू, समुद्र के थ्रू इंडिया को देखा उन्होंने, यहाँ में यहाँ की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी बहुत ज्यादा सुदृढ़ है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी यहाँ की, मतलब डेवलप्ड कंट्री में था इंडिया, सोने की चिड़िया बोलते थे भारत को। तो उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा इधर पैसा है, फिर जो डिस्कवरी करने आए थे सी रूट के थ्रू, उन्होंने जाके अपने मतलब वहां पे खबर फैलाई कि इंडिया में ऐसा ऐसा है, तो सबको क्या हुआ, इंडिया में आगे एक्सप्लो डिस्कवरी करने आए उस साइड से, ब्रिटिशर साइड से। तो उनको हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे पहले आई इंडिया में, वो क्या आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में करने, सिर्फ हमको तो जी व्यापार करना है। पर धीरे धीरे उनके एम्बिशंस बढ़ने लग गए, मुगल टाइम में, जहांगीर के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, और बाद में उनके एम्बिशंस इतने ज्यादा हो गए कि वो मतलब इंडिया पे इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, कि जो जहांगीर थे मुगल टाइम में, उनको मतलब वो इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, कि ऐसे वो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, जो इंडिया का प्रशासन हो रहा है, मुगलिया सल्तनत थी, कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, अपना इंटरफेयर शुरू कर दिया। यदि पहले दिन ही आके ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा करने लग जाती, तो क्या जहांगीर जो मुगल एम्परर थे वो ये टॉलरेट कर लेते? बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करते। कुछ तो उनमें पावर डेवलप हुई थी ना, एक दिन में नहीं होती ये चीजें, इसमें टाइम लगता है, और है ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले तो वो सिर्फ पावरलेस व्यापारी बन के आए थे, पावरलेस ट्रेडर्स बन के आए थे, तभी उनका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। और उनका इनिशियली मोटो यही था कि हमको जी ट्रेड करना है, और जो मुगल एम्परर थे उनको आके उन्होंने पहले सहमति ली, आप अलाउड करोगे तो हम इंडिया में ट्रेड कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या देखा, शासन में कहीं पे उनको गड़बड़ी दिखी कि यहाँ पे मतलब हम, उनको जब गड़बड़ी दिखी वहां पे उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे शुरुआत हुई अंग्रेजों की, मतलब ब्रिटिशर्स की यहाँ पे इंडिया में एम्पायर जो बनना शुरू हुआ, वो एक दिन में नहीं हुआ, बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, स्लो पॉइजन जिसको बोल सकते हो आप, इस तरह से शुरू हुआ था। देन Brit we similarly we cannot fix one single date on which British rule was established or the national movement started or changes took place within the economy and the society. इसी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिश रूल इतनी ही तारीख को शुरू हो गया था, और द नेशनल मूवमेंट, और जो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, वो एक दिन में शुरू हो गया था, ये भी हम बिल्कुल नहीं कह सकते। और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी, और जो इकोनॉमी में
और सोसाइटी में, अर्थव्यवस्था में और सोसाइटी में जो चेंजेस होते हैं वो भी एक दिन में नहीं होते, उनके भी पीछे हिस्ट्री होती है, कुछ उनके कारण होते हैं, उनकी वजह से वो चेंजेस होना शुरू होते हैं धीरे धीरे, फिर जागरूकता होती है, सोशल अवेयरनेस होती है लोगों में। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेश, अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। ये सारी चीजें एक टाइम के दौरान होती है, टाइम का इंटरवल मान लो, उसके दौरान ये सारी चीजें धीरे धीरे अपने हिसाब से होती है। We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes became visible। और हम क्या कह सकते हैं, हम सिर्फ रेफर कर सकते हैं स्पैन ऑफ टाइम को, जिसमें एक अप्रोक्सीमेट यानी अपने को मोटा मोटा अंदाजा लग जाए पीरियड का, कि इसमें ऐसे ऐसे चेंजेस हुए होंगे, अपने को दिखने लग जाए भी ऐसे चेंज हुए थे, ऐसे चेंज हुए थे। Why then do we continue to associate the history with the strings of dates? अब मेरे को एक बात बताओ, यदि ऐसा है, यदि हिस्ट्री में एक ही दिन में, एक ही कोई पर्टिकुलर टाइम पर, एक ही डेट में कुछ चीजें नहीं होती, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, अब आप समझे होंगे कि एक दिन में, एक कोई पर्टिकुलर डेट में चीजें नहीं हो सकती, फिर हम हिस्ट्री को दिनांकों के साथ में, डेट्स के साथ में क्यों उसको यूं बोलते हैं कि हिस्ट्री में तो डेट्स को रटना पड़ता है, ये है वो है, हिस्ट्री बोरिंग है, हिस्ट्री समझ में नहीं आती। अब आप मेरे को ये बताओ, आपको ये मानना पड़ेगा हिस्ट्री और डेट्स का मतलब, हिस्ट्री डेट्स के साथ में पर्यायवाची नहीं है, हिस्ट्री सिनोनिम नहीं है डेट्स का। समझो इस बात को कि हिस्ट्री इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ डेट्स। हिंदी में समझो तो इतिहास दिनांकों का पर्यायवाची नहीं है। देन व्हाई देन डू वी कंटिन्यू टू, अपनी बात हो गई। This association has a reason. There was a time when history was account of battles and big events. It was about rulers and their policies. Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year next ruler succeeded to the throne। कि वैसे तो हम ये चीजें उचित नहीं है कि हम इनको, हिस्ट्री को डेट्स के साथ में यूं पढ़ें, पर कभी कभार क्या होता है, समटाइम्स, लेकिन अपने को जो एक बिगर पिक्चर देखनी है हिस्ट्री की, एक अपने को एनालिटिकल अप्रोच से देखना है हिस्ट्री को, तो उसमें डेट्स का कोई वो इम्पोर्टेंस नहीं है, उसमें टाइम पीरियड्स का इम्पोर्टेंस है। पीरियड्स बोलेंगे, उनकी बात करेंगे आगे। तो वो वाले की काल बोलते हैं हिंदी में, कि मुगल काल, ब्रिटिश काल, गुप्ता काल, मौर्य काल, मौर्यन काल। तो ये कुछ टाइम पीरियड्स बता देंगे, इतने इतने सालों का टाइम पीरियड था, मुगलों का इतना टाइम पीरियड था शासन का, ब्रिटिशर्स का इतना टाइम पीरियड था शासन का। ये एक बड़ी पिक्चर को यदि एनालाइज करना है, तो वहां पे तो आप देखोगे कि इतनी मतलब फलां फलां डेट को, कि मतलब 1 जनवरी 1570 को क्या हुआ होगा, ये अपना इंपॉर्टेंस नहीं रखता उस चीज में, कि बड़ी चीज अपने को कोई बिगर पिक्चर एनालाइज करनी है तो। लेकिन हाँ, ये वाली बात जो है, हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, ये तब एसोसिएशन किया जा सकता है जब हम कहें देयर वाज ए टाइम एंड हिस्ट्री वाज, एक टाइम था जब क्या किया जाता था, व्हेन देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स। एक टाइम था जब हिस्ट्री क्या होती थी, उसमें अकाउंट यानी कि लिखे जाते थे, बैटल्स हो रहे थे और बिग इवेंट्स जो होते थे। इट वाज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज, जो रूलर्स थे और उनकी पॉलिसीज थी, उनके बारे में हिस्ट्री लिखी जाती थी। हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर ए किंग वाज क्राउन्ड, जो इतिहासकार होते थे वो उसका मतलब ईयर का भी लिखते थे, कि कब राजा बनाया, राजा को मतलब राजगद्दी पे बिठाया गया था। द ईयर ही मैरिड, कब राजा ने मतलब शादी करी थी। द ईयर ही हैड ए चाइल्ड, कब आगे मतलब वंश बढ़ाने के लिए वहां पे मतलब चाइल्ड पैदा हुआ था। द ईयर ही फोर्ट ए पर्टिकुलर वार, कि फलां फलां राजा ने कौन से टाइम पे वॉर लड़ा था। द ईयर ही डाइड, कौन से सन में एक मतलब किंग की डेथ हुई थी। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और फिर अगला रूलर कब थ्रोन पे आया, गद्दी पे आया।
For events such as these, specific dates can be determined, and in histories such as these, debates about dates continue to be important. ऐसे वाली चीजों में डेट्स जरूरी होती है, जरूरी भी इसलिए होती हैं, डिबेट्स होने भी चाहिए ऐसी वाली चीजों में। यदि इनमें डेट्स का यदि कुछ फेर बदलाव हो गया तो हिस्ट्री सारी की सारी प्रभाव में पड़ जाएगी। कि यदि कुछ डेट आप हम लेके चलेंगे, जैसे आज का ही आप टाइम मान लो कि अभी जो अपना टाइम हुआ होगा, तो मान लो 5:20 अभी एग्जैक्ट टाइम हुआ है कि 5:23 अभी टाइम हुआ है एग्जैक्टली। तो 5:23 हुए हैं शाम के, इसमें क्या है, अब ये वाला टाइम मान के फिर कुछ ना कुछ 1 घंटे बाद ये होगा फ्यूचर में, और 1 घंटे पहले ये 4:23 पे ये हुआ होगा। अब ये प्रेजेंट की ये वाली मेरी मतलब 5:23 को एक 0 पॉइंट बोलता हूँ मैं, शून्य बिंदु बोलूंगा। तो ये क्या होगा, अब पीछे है, अब मेरी एग्जैक्ट रीडिंग आएगी लगभग 1 घंटे पहले क्या हुआ होगा या 1 घंटे बाद क्या होगा। अब इसी में मैं गड़बड़ कर दूं, अभी 5:23 मैंने माना है टाइम, एग्जैक्टली 5:23 टाइम है, लेकिन क्या करें अब 5:23 की बजाय यहाँ पे कोई ह्यूमन एरर ये कर दे कि 5:23 की जगह कि 5 बजे को वो मान ले कि अभी 5 बजे है, उसकी घड़ी खराब हो, जैसे उसकी घड़ी खराब हो गई, 5 बजे बंद हो गई थी 23 मिनट पहले, तो उसको तो ये लगेगा कि उसकी घड़ी में अभी 5 बजे है। अब यदि उसकी घड़ी में 5 बजे है अभी, उसके अकॉर्डिंग पर एग्जैक्टली क्या है, 5:23 हो रखे हैं, तो उसने तो गड़बड़ कर दी ना कि 5 बजे है अभी, वो ये मानेगा। तो अब से 1 घंटे बाद वो फ्यूचर देखेगा तो उसको लगेगा 1 घंटा 6 बजे, और पास्ट देखेगा तो उसको लगेगा 4 बजे। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, 5:23 को यदि रेफरेंस मानोगे तो 1 घंटे बाद बनेगा 6:23, और एग्जैक्टली 1 घंटे पहले बनेगा 4:23। तो यहाँ पे गड़बड़ आ गई 23 मिनट की। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, सिर्फ एक रेफरेंस को खराब मान लिया, एक रेफरेंस को मानने में गड़बड़ हो गई। ऐसा हिस्ट्री में होता है, जब इंपॉर्टेंट डेट्स को जरूरी हो जाती है वो वाली जाननी कि कौन से टाइम पीरियड पे एक नया शासन शुरू हुआ था, मुगल शासन कब शुरू हुआ था, ब्रिटिशर का जो शासन था वो कब शुरू हुआ था, और पीछे यदि बात करें तो खिलजी वंश था वो कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पे डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, यदि यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे तो सारी की सारी हिस्ट्री गलत हो सकती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे डेट्स का, इस तरह से। लेकिन जैसे पहले मैंने डिस्कस किया था, बिगर पिक्चर आपको देखनी है कि मौर्यन काल में कैसे डेवलपमेंट हुई थी, मौर्यन काल में एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या थी, ब्रिटिशर्स काल में एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या थी, प्रशासन क्या कैसा था, या फिर मुगल काल में प्रशासन कैसा था, वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज क्या थी, कैसे कैसे उनके राजनीतिक संबंध थे आसपास से अपने पड़ोसियों से। तो ये यहाँ पे डेट्स का इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे पीरियड का इंपॉर्टेंस है। उसको काल बोलते हैं, मौर्यन काल है, मुगल काल है, गुप्ता काल है। ये थोड़ा समझने की कोशिश करो बातों को। देन as you have seen in the as you have seen in the history textbooks of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earned their livelihood, what they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed, new ideas spread, and how cultures and society changed. लेकिन अब क्या होता है, हिस्टोरियंस का जो पढ़ने का तरीका है, जो पढ़ने का उनका एम है वो अलग है। क्या अलग है, उनका नजरिया चेंज हो गया है। वो ये नहीं फोकस कर रहे कौन सा राजा कौन सी डेट को राजा बना था, कब उसने फला फला युद्ध किया था। अब वो इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि उनकी स्टडी का जो अब ऑब्जेक्टिव एम है, जो नजरिया है, वो चाहते हैं कि जैसे कि लाइवलीहुड उस टाइम पे जो भी टाइम पीरियड लेंगे कि आज से 1000 साल पहले जीवन यापन किस तरह से किया जाता था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, जो कमाई के साधन थे, किस तरह से लोग कमाई करते थे, अपना मतलब बेसिक नीड्स को पूरा करते थे। तो इसमें तो डेट्स का इंपॉर्टेंस नहीं है, पार्टिकुलर डेट्स जानना इसमें जरूरी नहीं है। ये तो अपना क्या होगा, यदि ऐसा जानना है तो अपने को तो क्या चाहिएगा, यदि लाइवलीहुड जानना है तो उसका एक पीरियड होगा, एक पीरियड
में ये बात की जाएगी। देन सिमिलरली व्हाट दे प्रोड्यूस्ड एंड एट, वो क्या मतलब उगाते थे, उत्पादन करते थे और क्या खाते थे। तो इसके लिए भी मेरे को एग्जैक्ट डेट जानने की जरूरत नहीं है, ये भी काम मेरा पीरियड से चल जाएगा। देन हाउ सिटीज डेवलप, अब एक दिन में शहर नहीं बनते, उनमें भी टाइम लगता है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये बात की जाएगी। एंड मार्केट्स केम अप, एक दिन में भी बाजार नहीं बनते, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लिया जाता है। हाउ किंगडम्स वर फॉर्म एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड, किस तरह से साम्राज्य बने और आगे विचार कैसे बढ़े। किंगडम एक दिन में नहीं बनते, टाइम लगते हैं, साल लग जाते हैं किंगडम्स बनने में। एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटीज चेंज्ड, कल्चर भी नहीं बनता एक दिन में, कि एक पर्टिकुलर डेट में रट्टा मार लूं कि ये वाला कल्चर उस डेट को, दिनांक को बन गया था, उस दिन को बना था, इतने टाइम पे ये बना था। ये तो ऐसा असंभव है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कल्चर और सोसाइटी में यदि यदि कोई नया कल्चर बन रहा है, कल्चर में कोई चेंज आ रहा है, कोई सोसाइटी नई बन रही है, सोसाइटी में कोई चेंज आना है, ये ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होएगा, कभी भी ये नहीं होगा सडनली, इंस्टेंटली कभी नहीं होती ये चीजें। विच डेट्स, नेक्स्ट टॉपिक, विच डेट्स देन, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करें, कौन सी डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। The dates we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. Then they become vital because we focus on a particular set of events as important. Dates वही important होती है जहाँ पे पर्टिकुलर इवेंट्स हुए थे, पर्टिकुलर कोई बैटल हुआ था। पानीपत का युद्ध पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, ये वाली चीजें इंपॉर्टेंस रखती है, जिन्होंने हिस्ट्री को मतलब इन्फ्लुएंस किया है, एक मतलब किंगडम की शुरुआत हुई है कैसे, तो वो ये चीजें इंपॉर्टेंस रखती है। they becomes vital because we focus on a particular set of events as important. If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. आज है कोई हिस्टोरियन स्टडी कर रहा है, कोई इतिहासकार आज स्टडी कर रहा है, तो उसके लिए मान लो 3 मार्च 1470 इंपॉर्टेंट है, उसका वहां से काम चल गया, कोई मेजर चेंज हुआ होगा वहां पे जो उसकी स्टडी को सेटिस्फाई कर गया, उसने अपना रिसर्च पेपर लिख दिया। लेकिन कल को कोई वही हिस्टोरियन कोई दूसरे एंगल से स्टडी करेगा, तो उसके लिए 3 मार्च 1470 इंपॉर्टेंट ना होके मान लो कि 15 मार्च और 1477 इंपॉर्टेंट हो जाए, तो वो उसके स्टडी करने पे डिपेंड करता है, उसके एम पे, उद्देश्य पे डिपेंड करता है। जब हिस्टोरियन इतिहासकार अपनी स्टडी से निकालना क्या चाहता है, वो इंपॉर्टेंस रखता है। कंसिडर एन एग्जाम्पल, इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश historians in India, the rule of each governor general was important. अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जो हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, की जो हिस्ट्री लिखी थी ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया में, वहां पे क्या था, गवर्नर जनरल का रूल जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था उस हिस्ट्री में। गवर्नर गवर्नर जनरल, तो जो गवर्नर जनरल होते थे उस टाइम पे, दीज हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये हिस्ट्री कब शुरू हुई थी, जब पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का मतलब क्या रूल शुरू हुआ था, एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन। और एंड कब हुआ था, लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन का जो रूल था वो लास्ट रूल था। इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द deeds of others, Hastings, वेलेस्ले, बेंटिक, डेलाउसे, कैनिंग। और क्या करेंगे हम, इन सेपरेट चैप्टर्स हम इनकी आगे हिस्ट्री में क्या है, इनकी आगे यदि आप हिस्ट्री लोगे कॉलेज लेवल वगैरह पे, तो उसमें क्या होगा, हेस्टिंग्स की, वारन हेस्टिंग्स की जो शासन व्यवस्था थी, जो वारन हेस्टिंग्स का रूल था वो पढ़ेंगे, कैसा उसमें क्या क्या पॉलिसीज थी, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें। वेलेस्ली में जो वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे उनमें क्या था, बेंटिक के टाइम क्या था, डलहौजी के टाइम क्या था, कैनिंग के टाइम क्या था।
तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि एमसीक्यू जैसे कल एग्जाम में आ जाए कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, और आखिरी वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। ये चीज आप एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, दो चीजों को। इन सेपरेट चैप्टर्स इनका हम आगे स्टडी करेंगे। और हिस्ट्री में आगे डिटेल, आप हिस्ट्री को सब्जेक्ट लोगे तो ह्यूमैनिटीज में आपको जाना है आफ्टर स्कूल स्टडीज, तो ये आप सारी चीजें आगे वहां पे विस्तार में पढ़ेंगे इन डिटेल। लोरे लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इन सब की सेपरेट सेपरेट स्टडी है कि ये गवर्नर जनरल ने कैसे अपनी पॉलिसीज बनाई थी, कैसे वहां पे रूल हुआ था इनके टाइम पीरियड में। इट वॉज seemingly never ending succession of governor generals and viceroys. All the dates in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies and achievements. और जो हिस्ट्री लिखी गई इन सारी पर्सनैलिटीज की, वो उनकी एक्टिविटीज, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स, जो जितने ये गवर्नर जनरल हमने पढ़े हैं, जो नाम लिखे हुए हैं, इनमें क्या है, हिस्ट्री जो लिखी गई तो वो फोकस था हिस्ट्री का, इनकी एक्टिविटीज क्या क्या थी अपने रूल के दौरान, इनकी पॉलिसीज क्या क्या थी अपने रूल के दौरान, इनकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी अपने रूल्स के दौरान, उपलब्धियां क्या क्या थी इनकी अपने रूल्स के दौरान। It was, if there was nothing outside their lives that was important for us to know, the chronology of their lives marked the different chapters of history of British India. इनकी जो शासन काल था, जो इन्होंने डिसीजन लिए थे, वो उन्होंने क्या किया था, इंडिया को इन्फ्लुएंस किया था। तो इनका मतलब जो उस टाइम का लाइफस्टाइल था वो अपने लिए पढ़ना जरूरी हो गया था। तो इस तरह से हिस्ट्री पढ़ने का एक उद्देश्य, एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है पहले, कि जो हिस्टोरियन स्टडी करेगा वो दिमाग में रखेगा कि मेरे को मेरी स्टडी इस तरह से करनी है। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? क्या जो गवर्नर जनरल्स की ही बात की हमने, ये मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा कि इनकी एक्टिविटीज कैसे थी, पॉलिसीज कैसे थी, अचीवमेंट्स कैसे थी, क्या इनके अलावा भी कोई और तरीका है हिस्ट्री को पढ़ने का? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of this history of governor generals? How do we focus on the activities of different groups? कि हम अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स जो बने हुए हैं उनकी एक्टिविटीज पे कैसे फोकस करते हैं, एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी, कि इंडिया की सोसाइटी में जो उस टाइम पीरियड में अपनी हिस्ट्री में अलग अलग जो कास्ट सिस्टम मान लो, अलग अलग समाज मान लो, अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाएं मान लो, अलग अलग जाति वर्ण जो जिस तरह से बने हुए थे इतिहास हिस्ट्री में, तो क्या यही एक तरीका था कि इनकी मतलब इनका टाइम पीरियड हम पढ़ लें और मतलब कि अपने को इंडिया की हिस्ट्री पता लग जाए? क्या एज ए बिगर पिक्चर माइंड में हम ये रखें कि नहीं, हमको तो जैसे अपना एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लें कि मेरे को तो ये पढ़ना है सर कि 1500 से लेके 1947 तक इंडिया की सोसाइटी कैसी थी, इंडिया का कल्चर कैसा था, इंडिया में पॉलिटी क्या थी, राज व्यवस्था क्या थी, इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रशासन कैसा था, ये मेरे को चीजें पढ़नी है। तो गवर्नर जनरल्स का यदि बात करें हम, ये तो ब्रिटिश पीरियड का कुछ एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन 1500 से लेके 1947 तक अब मेरा उद्देश्य बदल गया है कि मेरे को भारत के समाज के बारे में पढ़ना है। 1500 लेके तो उसमें तो मुगल पीरियड भी आ गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई, फिर ब्रिटिशर्स का जो मतलब शासन शुरू हुआ वो भी आ गया, तो इसमें इंपॉर्टेंस तो सारे रखते हैं, सारे के सारे। देख रहे हो न, इतिहास को पढ़ने का नजरिया बदलता जाता है अपने उद्देश्यों के हिसाब से। व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी, वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। हम इसको, अब कोई आप स्टोरी पढ़ते हो तो उसको आप क्या करो, पार्ट्स में बांट दो, चैप्टर्स में बांट दो, इस तरह से। सिमिलरली व्हेन वी राइट हिस्ट्री और स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स, उसको क्या करेंगे, चैप्टर्स में बांट देंगे।
वाई डू वी डू दिस, ऐसा क्यों करते हैं? इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस, इट इज टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। ऐसा जरूरी होता है करना कि किसी का सेंस निकले चीजों का। पहला चैप्टर पढ़ा, एक उसका सेंस निकले, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पहला चैप्टर बनाया, फिर दूसरा चैप्टर बनाएंगे, और दूसरा चैप्टर पहले चैप्टर से रिलेटेड होगा, इसके बाद के इवेंट्स दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, और एक स्ट्रक्चर हो उनका, हिरार्की हो एक प्रॉपर। देन it is in the process we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. In the histories that revolve around the life of British governor generals, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. What then do we do? Clearly, we need another format for our history. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. ये बात अभी हमने जस्ट डिस्कस करी है कि पहले ब्रिटिशर्स का गवर्नर जनरल का जो रूल था वो पढ़ रहे थे हम, तो हमारा एम क्या था? ब्रिटिशर्स के टाइम में गवर्नर जनरल्स जो हुए थे उनके टाइम में रूल कैसे हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था, कैसे पॉलिसीज बनती थी। लेकिन ये वाला यदि इंडियन सोसाइटी की कल्चर की एक टाइम पीरियड में मैं स्टडी करना चाहूंगा, मैं तो टाइम पीरियड पीछे से ही लेके जा रहा हूँ। मैं तो आज से 1000 साल पहले इंडिया में कल्चर कैसा था, इंडिया की सोसाइटी कैसे थी, इंडिया में कैसे मतलब शासनकाल था, वो सारी चीजें पढ़नी है मैम। तो हमारे मतलब एम से उद्देश्य से अब तो सारी की सारी चीजें 1000 साल पहले से लेके सारे की सारी चीजें मेरे को पढ़नी पड़ेगी। तो उसमें पहले गवर्नर जनरल्स के टाइम तो उस डेट को पहला गवर्नर जनरल बन गया, आगे फलां फलां डेट को वो गवर्नर जनरल बन गया। लेकिन अब क्या हो गया, पीछे कितना पीछे जाना है मेरे को, टाइम पीरियड चेंज हो गया, मेरा मोटिव ही चेंज हो गया। अब कौन सी डेट इंपॉर्टेंस रखेगी? वो वाली डेट जब मेरे को 1000 साल पहले से स्टडी शुरू करनी है, और आज की डेट जहां मेरे को स्टडी खत्म करनी है, या फिर आज से 50 साल पहले जो मेरे को स्टडी खत्म करनी है। इस तरह से डेट्स ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं रखती, डेट्स इंपॉर्टेंस रखती है मेरी स्टडी का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव एम क्या है मेरी स्टडी का। देन हाउ डू वी पीरियोडाइज, हम काल कैसे बनाते हैं, पीरियड्स कैसे बनाते हैं? In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive three-volume work, A History of British India. 1817 में जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर थे। उन्होंने क्या किया, 3 मैसिव बड़ी बड़ी वॉल्यूम अपनी पब्लिश करी, किताबें बड़ी बड़ी मोटी मोटी उन्होंने पब्लिश करी, और उसका टाइटल था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, और इसमें उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में बांटा था, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश पीरियड में। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और ये क्या हुआ, जो इन्होंने बांटा कि जो हिस्ट्री है इंडिया की, पहले हिंदूज की हिस्ट्री है, फिर मुस्लिम्स की हिस्ट्री है, फिर ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री है, और ऐसा जो उन्होंने बांटा, तो बहुत से लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया वाइडली, जो बहुत से मतलब मैसिव स्केल पे लगभग सब लोगों ने इस चीज को मान भी लिया था, एक्सेप्ट भी कर लिया था। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट द इंडियन हिस्ट्री? क्या ऐसा होना चाहिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको दिख रही है या नहीं दिख रही? ये आप सोचो, अपने आप से पूछो। आप आपको आंसर ना मिले बाद में हम बात करेंगे, मेरे पास आप डाउट लेके आना। व्हाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स? ऐसा हम करते क्यों है पहले तो, कि हिस्ट्री को हम डिवाइड कर रहे हैं और डिफरेंट पीरियड्स में बांट रहे हैं। वी डू सो We do so in an attempt to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us. अब मुद्दे की बात है, ऐसा क्यों करते हैं? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time. एक टाइम पीरियड की विशेषताएं अपन को स्टडी करनी है, तो उसके लिए पीरियड को डिवाइड किया जाता है। Its central features as they appear to us. सेंट्रल फीचर्स क्या थी वहां पे, कि किसी, अब मेरी स्टडी का उद्देश्य मैं ये लेके चल रहा हूँ, अकबर जो राजा हुए वो अपनी प्रजा के लिए क्या जनहित में अपनी पॉलिसीज बनाते थे, नीतियां बनाते थे, या नहीं बनाते थे? तो उसके लिए मेरा फोकस क्या हुआ कि मैं मुगल पीरियड में जाऊंगा, फिर
अकबर का शासनकाल कब शुरू हुआ था, तब जाऊंगा। तो इस तरह से क्या हो गया, एक टाइम पीरियड जरूरी हो गया था अपना डिवाइड करना। तो अब जो किंग मुगल किंग अकबर जो हुए, उनके टाइम पीरियड में जाके मैं ये सारी वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स निकाल के लाऊंगा। और मेरा उद्देश्य क्या है कि उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई थी वो वहाँ के मतलब जो उनकी प्रजा थी उनके हित में थी या नहीं थी। समझ पा रहे हो क्या? समझने की कोशिश करो इन चीजों की कि इसलिए ये क्या होती है कि टाइम पीरियड्स जरूरी हो जाते हैं डिवाइड करने। देन दे show the terms through which we periodize, that is demarcate the difference between periods become important। अब ये important हो जाती हैं चीजें ऐसा करना। they reflect your ideas about the past, हमारे विचार रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे आइडियाज रिफ्लेक्ट होते हैं ऐसा पीरियडाइज होने के बाद में कि उस पीरियड में ऐसा हुआ होगा। दे शो दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट, ये शो करते हैं क्या महत्वपूर्ण मतलब क्या महत्व था चेंजेस का, चेंज सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। कि जैसे कि एक आप यदि अब जैसे जो इन्होंने जेम्स मिल ने ही जो क्लासिफिकेशन किया है हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश का, अब इसी में यदि आगे स्टडी की जाए मुस्लिम पीरियड में ही स्टडी करें तो उसमें मैं एक आगे एग्जांपल लूं, मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर में ही एक तो किंग अकबर एंड किंग औरंगजेब, इनकी अकबर की किंग अकबर की पॉलिसीज और किंग औरंगजेब की पॉलिसीज में आपको दिन रात जमीन आसमान धरती पताल का अंतर नजर आएगा यदि आप आगे हिस्ट्री को पढ़ोगे तो इसमें सबसे पहले समझो पीरियोडाइज किया हमने। अब यदि जेम्स मिल के अकॉर्डिंग चले तो हिस्ट्री को अपने को समझना है। और मेरा अब इस बार उद्देश्य है कि मेरे को ये फाइंड आउट करना है अकबर किंग अकबर की जो नीतियां थी किंग औरंगजेब की जो नीतियां थी उनमें कितना डिफरेंस था, लोगों को जनहित में वो नीतियां पॉलिसीज थी या नहीं थी। और यदि थी तो कौन से राजा के टाइम पीरियड में थी, और यदि नहीं थी और जैसी भी थी तो जो अकबर के टाइम पे पॉलिसीज थी और जो औरंगजेब के टाइम पे पॉलिसीज थी उनमें क्या अंतर था, उनमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है मेरे को। तो पहले तो किंग अकबर, यदि स्टार्टिंग से बेसिक से हम सोचें, मैं रेफरेंस लूंगा जैसे कि मैं इसी जो पढ़ना है हिस्टोरियंस को वो जेम्स मिल की ये लिखी हुई किताबें पढ़े, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो वो अब क्या करेगा, वो जाएगा आगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश तीन टाइम पीरियड में हमने हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया, हमने नहीं जेम्स मिल ने डिवाइड कर दिया अपनी बुक्स में। अब जेम्स मिल ने हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश में डिवाइड किया है तो मुगल एम्पायर था वो मुस्लिम पीरियड के टाइम था। तो वो जाए, अब जो स्टडी करेगा हिस्टोरियन इतिहासकार वो मुस्लिम टाइम पीरियड में जाएगा। ठीक है। अब वो जाएगा आगे कि जब किंग अकबर का टाइम पीरियड था और एक टाइम पीरियड जो था किंग औरंगजेब का टाइम पीरियड था, दोनों में गैप था बहुत। तो वो स्टडी ये करेगा कि देखो किंग अकबर के टाइम पे ऐसी पॉलिसीज थी, ऐसा सिस्टम था, और किंग औरंगजेब के टाइम पे ऐसी पॉलिसीज ऐसा सिस्टम था। अब वो फाइनली एक उनमें डिफरेंसेस लिखेगा, किंग अकबर के टाइम ये था, किंग औरंगजेब के टाइम ये था, उनमें इतना इतना अंतर था, ऐसा उस टाइम था, ऐसा उस टाइम था। अब इंपॉर्टेंस हुआ इन चीजों का कि पहले टाइम पीरियड क्या हुआ, जो क्लासिफिकेशन हुआ कि एक हिंदू हिस्ट्री, एक मुस्लिम हिस्ट्री, एक ब्रिटिश हिस्ट्री। ठीक है। तो इन तीन में से जो क्लासिफिकेशन, पहला तो मुस्लिम हिस्ट्री चूज कर लिया हमने, फिर मुस्लिम हिस्ट्री में ही आगे क्या हुआ, दो टाइम पीरियड हमने चूज किए। पहला टाइम पीरियड, पहला कौन सा काल चूज किया, जो किंग अकबर का जो शासन काल था। दूसरा काल कौन सा चूज किया, दूसरा पीरियड कौन सा चूज किया, किंग औरंगजेब का जो शासन काल था। तो इसलिए पीरियडाइजेशन जरूरी होता है, काल बनाने जरूरी होते हैं हिस्ट्री में। देन
कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम? ये बात हो गई। एंड वी वर हेयर दे रिफ्लेक्ट योर आइडियाज, ये चेंजेस की बात बता रहा था मैं। तो चेंजेस इस तरह से उनको स्टडी करने होते हैं कि क्या चेंज हुए सर, क्या चेंज हुए। एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में जा रहे हो तो चेंजेस क्या हो गए, कौन कौन से चेंजेस हम पढ़ना चाह रहे हैं। देन मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। मिल ने ऐसा भी सोचा, सारी की सारी जो सभ्यताएं सिविलाइजेशन है वो ब्रिटिशर्स की जो सिविलाइजेशन, यूरोपियंस की जो सिविलाइजेशन है उससे नीचे नीचे है। और यही जो ब्रिटिशर्स गुलाम बनाते थे जिन देशों को, ऐसा ही वो अपना लॉजिक देते थे। बहुत ही थोथा लॉजिक था, खोखला लॉजिक था। According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country। और उन्होंने बताया कि ब्रिटिशर्स के भारत में आने से पहले हिंदू और मुस्लिम राजा रूल करते थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस होती थी उनके टाइम पे कि कोई मुस्लिम राजा है तो हिंदू धर्म को वो मतलब जो हिंदू लोग हैं, जो हिंदू वहाँ के जन नागरिक है उनको दबाते हैं, उनको मतलब शोषण करते हैं। यदि कोई मुस्लिम राजा है तो और जेम्स मिल के अकॉर्डिंग यदि कोई अ, हिंदू राजा है तो वो जैसे मुस्लिम्स का शोषण करता था। ऐसा उसका नैरो कंसेप्ट था सोचने का। और क्या था उस टाइम, कास्ट तबूज थे कि अलग अलग सोसाइटियां, अलग अलग कास्ट, जाति वर्ण वगैरह बने हुए थे अलग अलग। ये बड़ी जात है, ये छोटी जात है, ये सबसे बड़ी जात है, इस तरह से कास्ट बनी हुई थी। कास्ट सिस्टम, वर्ण वर्ण सिस्टम बना हुआ था। तो और अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस होते थे, डोमिनेटेड सोशल लाइफ। तो ये कह रहा है जेम्स मिल कि देखो क्या हुआ, हम ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियंस ने ये मतलब उद्देश्य बनाया था अपना कि ये इंडिया में तो लोग क्या है, इतने सिविलाइज्ड सभ्य नहीं है। इनमें तो क्या है, देखो कभी तो मतलब जैसे मुस्लिम राजा बन गया तो वो क्या करेगा कि हिंदुओं को दबा देता है। और यदि कोई हिंदू राजा बना था अपने टाइम पीरियड में तो वो मुस्लिम्स को दबा देता था। तो ऐसा ऐसा इनका मतलब ये फालतू की बातें करनी थी इनको। फिर ये कहते थे कि उधर कास्ट सिस्टम बना हुआ था, फिर अंधविश्वास फैला हुआ था, ये सारी चीजें इन्होंने बात करी। और ये बिल्कुल, ये तो सही भी थी, लेकिन बातें सही थी लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने तरीके से उसको तोड़ मरोड़ दिया बात को। और ये जेम्स मिल है, ये तो ब्रिटिशर्स को फेवर करके ही लिखेंगे अपनी हिस्ट्री को जैसा इनको। तो ये भी हिस्ट्री में आगे एक सब्जेक्टिविटी आ जाती है कि जो हिस्टोरियन होता है वो मतलब बायस्ड तो नहीं है, किसी एक तरफ में वो झुकाव तो नहीं रखता है ना, कि भेदभाव करे हिस्ट्री लिखते टाइम। फिर तो हिस्ट्री को पढ़ने वालों में दिक्कत आएगी। देन टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर आर्ट्स। और ऐसा उनका मानना था, ऐसा उनका मतलब झूठा ही कहना था, ऐसा करने के लिए यूरोपियन मैनर्स जरूरी थे, यूरोपियन आर्ट जरूरी थी, इंस्टीट्यूशंस जरूरी थे, लॉज जरूरी थे। पर ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। आगे यदि बात करेंगे डिटेल में तो कभी और बात करेंगे, अभी चैप्टर में ही डिस्कस करते हैं, यहीं पे स्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को। मिल in fact suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people। देखो कितनी फालतू की बात मिल कर रहा है इधर, कि मिल कह रहा है British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people। कि ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था, उनको तो सारी मतलब जो इंडिया, जहाँ जहाँ पे टेरिटरीज थी इंडिया की, वो उनको ब्रिटिशर्स को वहां पे जाके राज करना चाहिए। उनका जो मतलब मार्गदर्शन करे भारत के लोगों का ब्रिटिशर्स। कैसी बात कर रहे हो सर, इंडिया में तो स्टार्टिंग से मतलब संत महापुरुषों की धरती रही है इंडिया को। यूरोपियन वाले मार्गदर्शन करेंगे क्या इंडिया का आके, बिल्कुल बकवास बात लिखी हुई है। कल्चर की बात कर रहे हैं, वो कल्चर नहीं है, सिविलाइजेशन नहीं है। हमारा कल्चर तो हमेशा से श्रेष्ठ था, है और रहेगा। और ब्रिटिशर्स का, यूरोपियंस का कभी कोई कल्चर था ही नहीं। क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल मतलब इरेलीवेंट बात कर रहा है इधर मिल तो। फॉर इंडिया was not capable of
प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, और ऐसे ऐसे उनको तो मतलब भ्रम ही हो गया एक तरह से, और क्या कहेंगे। फॉर इंडिया वाज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, ऐसा कोई था क्या? नहीं था। सिर्फ उनको इंडिया को लूटना था, इसलिए इंडिया में आ गए और अपना उन्होंने साम्राज्य शुरू कर दिया था। इंडिया की कौन सी प्रोग्रेस, कौन सी आप प्रोग्रेस में हेल्प करने आए थे ब्रिटिशर्स? नहीं आए थे, बिल्कुल नहीं आए थे। देन in this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization। और जो मिल ने हिस्ट्री लिखी थी उसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, ब्रिटिश रूल प्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। ब्रिटिश का जो रूल शुरू हुआ था उसने रिप्रेजेंटेशन, वो रिप्रेजेंट किया उन्होंने सारी की सारी वो फोर्सेस को जो प्रोग्रेस को दिखाए, उन्नति को दिखाए, सभ्यता को, सिविलाइजेशन को दिखाए कि कौन सी सिविलाइजेशन बनाई उन्होंने। It's a matter of question we will discuss in the further classes if time permits us. But these are the, according to me, baseless assumptions and the statements which Mill wrote here. The period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted today? मिल ये बात अपनी जो हिस्ट्री में लिख रहा है, आज यदि कोई पढ़ा लिखा भारतीय नागरिक ये बात पढ़ेगा तो उसका खून नहीं खोलेगा क्या? क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा क्या इन चीजों को? आप खुद सोचो। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। देन इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? क्या कोई भी सूरत में हम ऐसे रेफर कर सकते हैं क्या कोई पीरियड को हिस्ट्री के, कोई हिंदू का पीरियड था, कोई मुस्लिम का पीरियड था? सोचो इस बात को। डिड नॉट ए वैरायटी ऑफ फेस एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड्स? मेरे को एक बात बताओ, जब मुगल एम्पायर था या फिर पहले हिंदू एम्पायर था, मुगलों से पहले मुस्लिम एम्पायर था एक तरफ हिंदू एम्पायर था मान लो, जैसे मिल ने लिखा, तो जैसे हिंदुओं का जो राज्य शासनकाल होता था, क्या उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये नहीं थे उस टाइम? तो आप हिंदू को मतलब हिंदू हिस्ट्री लिख रहे हो तो सर उसमें तो उस टाइम बुद्धिज्म भी था, जैनिज्म भी था, इनको कैसे इग्नोर कर दिया आपने? और भी बहुत तरह की उस टाइम पे मतलब फिलोसफीज थी, और भी माइनर रिलीजन्स भी थे। अब मुस्लिम पीरियड लिख दिया, क्या मुस्लिम पीरियड्स के दौरान, क्या मुगल टाइम के दौरान हिंदू नहीं थे क्या? और हिंदुइज्म नहीं था, हिंदू धर्म नहीं था क्या उस टाइम? और क्या उस टाइम जैनिज्म नहीं था क्या, बुद्धिज्म नहीं था क्या? और उस टाइम तो बाहर से कोई मतलब आगे जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड बढ़ता गया, कोई पारसी आया होगा, कोई बाहर से और आया होगा, तो और कोई मतलब उसने नहीं था क्या? तो मतलब बाकी सारे जनों को आप एक्सक्लूड कर रहे हो, छोड़ रहे हो, और जो मेजोरिटी मतलब जो रूलिंग क्लास है, जो रूलिंग पीपल है, आप उनका टाइम पीरियड लिखते जा रहे हो। मुस्लिम टाइम पीरियड में हिंदू सोसाइटी का कुछ मेरे को स्टडी करनी है, तो इसके मतलब जो मिल के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो वो नहीं बैठ पाएगा इतना सेट, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री लिखा है जो उसमें वो मे भी बायस्ड हो, मे भी उनका लिखने का अंदाज ही, नजरिया ही, परसेप्शन ही अलग है। किस तरह से आप मतलब उस टाइम को फिर, तो जैसे अब मुस्लिम जो टाइम पीरियड है, मुस्लिम पीरियड है हिस्ट्री का, उसमें शिवाजी महाराज के बारे में अपने को पढ़ना है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ना है, तो क्या आप मिल्की बुक को प्रिफर करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि उसमें तो मुस्लिम हिस्ट्री लिख दी तो मुस्लिम्स के गुणगान किए होंगे। समझ पा रहे हो इन चीजों को? तो ये क्या सही है इनका क्लासिफिकेशन? सोचो आप इस बात को। देन इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? डिड नॉट a variety of faiths exist simultaneously in these periods? Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? किसी शासन काल को आप मतलब सिर्फ वहां के जो रूलिंग क्लास थी उनके नाम पे ही आप रख दोगे, बाकी चीजों, बाकी जने जो रह रहे हैं वहां पे, बाकी धर्म के जो लोग रह रहे हैं उनको तो आपने एक्सक्लूड कर दिया। ये तो बात बिल्कुल भी सही नहीं है। टू डू सो इज टू सजेस्ट दैट लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर्स डू नॉट रियली मैटर।
कि ऐसा है क्या, किसी मतलब जैसे मुस्लिम का लिखा, कहीं पे हिंदू रूल लिखा, कहीं ब्रिटिश रूल लिखा, ब्रिटिश रूल पे आ जाओ, जैसे ब्रिटिश रूल लिख दिया, तो उसमें क्या हिंदूज की जो हिंदू भाई हुए, जो मुस्लिम भाई हुए, क्या उनका जो रहने सहने का तरीका था, उनका जो कल्चर था, उनके जो मैनर्स थे, उनकी जो वैल्यूज थी, क्या वो मैटर नहीं करते उस टाइम पीरियड में, जो उन्होंने उनका अपने नाम मतलब एक तरह से ब्रिटिशर्स का उसमें फेवर करके लिखा गया है। Moving away from the British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. लेकिन बाद में जैसे जैसे हिस्टोरियंस अच्छे हिस्टोरियंस आगे आए, उन्होंने क्या किया, यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो अब ये अभी यही वाला क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ये वाला हमको सही है, एंशियंट प्राचीन इतिहास, मेडिवल मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न आधुनिक इतिहास। एंशियंट समझ गए, मेडिवल की जो जैसे मॉडर्न आधुनिक इतिहास हो गया, मेडिवल हो गया और एंशियंट हो गया। Then this division too has its problems. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity: science, reason, democracy, liberty, equality. अब इसमें भी गड़बड़ है। आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री यदि आप क्लासिफाई कर रहे हो, तो वेस्टर्न थॉट से ये आया है मॉडर्न हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन होना। मॉडर्न हिस्ट्री कैसी, कि यूरोप में क्या होता था, पहले लोग क्या करते थे, जैसा चर्च बोलता था वैसा ही है। चर्च ने बोल दिया धरती समतल है, कुछ दूर चलोगे आगे समुद्र में गिर जाओगे, ये है फलां है, ऐसा बोल दिया चर्च ने, लोग मान लेते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक डिस्कवरी हुई, जैसे जैसे आगे साइंटिस्ट आए, तो उनका मतलब देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया चेंज हुआ। उनको पता लगा नहीं, ये तो गलत बोल रहे थे चर्च वाले, तो धरती तो गोल होती है। तो इस तरह से मतलब बहुत बड़ा डिस्कशन है ये, आगे ही क्लासेस में कभी करेंगे। अभी अपना जो टॉपिक के साथ में स्ट्रिक्टली चलें, तो उसमें क्या है अपना, कि जो मॉडर्निटी के फोर्सेस थे ना वेस्टर्न कल्चर में, वो यही उभर के आए उस टाइम पे सर। साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी। जब मॉडर्निटी का फेस आया था यूरोपियन कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर में, तो उधर क्या था, साइंस के बेस पे उन्होंने मॉडर्न थॉट्स को अपनाया, रीजन तर्क पे उन्होंने मॉडर्न थॉट्स को अपनाया, लोकतंत्र पे उन्होंने अपनाया, लिबर्टी पे अपनाया, इक्वलिटी पे अपनाया। ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी चीजें हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तब से ये चली थी। तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी उनके अकॉर्डिंग। यूरोप में कब आया था, पहले यूरोप में आया था मॉडर्न, जो मॉडर्निटी थी, इस तरह से जो ये चीजें थी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, इंडिया में आने में बहुत टाइम लगा था। हिस्ट्री में आगे बात करेंगे, 10th क्लास की हिस्ट्री में बेसिकली ज्यादा बात करेंगे इसमें। देन तो ऐसा सही है क्या, गड़बड़ तो यहाँ पे भी हो सकती है। अब इंडिया में तो लेट आया था मॉडर्निटी, इंडिया में लेट आई थी मॉडर्निटी, यूरोप में तो पहले ही आ गई थी। और मॉडर्निटी इंडिया में आई होगी, तो क्या यूरोप में मान लो आज मॉडर्निटी आई है, तो इंडिया में क्या अगले दिन आ गई होगी? इसमें भी बहुत टाइम लगा हुआ, बहुत साल लगे होंगे इसमें भी। तो क्या ये क्लासिफिकेशन सही है? अब गड़बड़ तो यहाँ पे भी होने लग रही है थोड़ी थोड़ी। Then liberty, medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. और मेडिवल को तो क्या कह दिया, कि जहाँ पे ये मॉडर्निटी वाली चीजें थी नहीं, वो मध्यकालीन इतिहास बीच वाला हो गया, मेडिवल हो गया इतिहास। ये उनका अजम्पशन है इतिहास को पढ़ने का, इतिहास का पीरियड क्लासिफिकेशन करने का। Can we uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? Uncritically, बिना सवाल करे, बिना कुछ मतलब अपना तर्क लगाए, क्या हम चीजों को एक्सेप्ट कर लें क्या इनको? रीजन, लॉजिक, अपना कुछ लगाए बिना क्या कर लें क्या? नहीं करते, कभी नहीं करते। क्रिटिकल थिंकिंग, एनसीईआरटी के जो क्यूरिकुलम है, स्पेसिफिकली सीबीएसई ने कहा है,
कि बच्चों में क्या करना है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, आप अपने अंदर वो डेवलप करो। देन as you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom, or liberty, nor was the period one of the economic growth or progress. Many historians, therefore, refer to this period as colonial. अब जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है, वेस्टर्न कल्चर में, उधर ब्रिटिशर्स कल्चर में, यूरोपियन कल्चर में, तो वेस्टर्न कल्चर में तो मॉडर्निटी का टाइम जो कह दिया कि जब ये चीजें आई थी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ऐसी ऐसी चीजें आ गई थी, लोगों में इन चीजों का विकास हो गया था, उस टाइम पीरियड को क्या कह दिया था इसमें कि वो मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो ये मॉडर्न जो ये सारी चीजें, तो इस हिसाब से तो इंडिया में होनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो टाइम पीरियड था अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन के चलते हुए तो ऐसा इंडिया में होना चाहिए ये वाला, कि फिर ये सारी चीजें इंडिया में थी क्या, लिबर्टी, डेमोक्रेसी और इक्वेलिटी अंग्रेजों के टाइम पे थी क्या, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर क्या ये हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन सही है क्या, अंग्रेजों के टाइम पीरियड को क्या हम इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में रख सकते हैं, नहीं रख सकते, रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कौन सी उसमें वो समानता थी, इक्वालिटी थी, कौन सी उसमें लिबर्टी थी, समझो इन चीजों को। तो इस तरह से ये वाला टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड है ब्रिटिशर्स वाला, इसको कॉलोनियल टाइम पीरियड बोलेंगे हिस्ट्री का, कॉलोनियल यानी कि उनका शासन था सर इस। देन व्हाट इज कॉलोनियल? In this book, you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local nawabs and rajas. इस बुक में क्या पढ़ेंगे हम, ये वाली चीजों का अध्ययन करेंगे कि ब्रिटिश जो इंडिया में आए उन्होंने किस तरह से अपना राज्य बनाया, साम्राज्य बनाया था, किस तरह से लोकल नवाब और राजा थे उनको दबाया था। यू विल सी हाउ दे एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। हम पढ़ेंगे आगे किस तरह से उन्होंने अपना धीरे धीरे कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया था अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमी पे, सोसाइटी पे, समाज पे। कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, किस तरह से रेवेन्यू, पैसे इकट्ठे करना शुरू किया, जो रेवेन्यू बोलते हैं, किस तरह से रेवेन्यू इकट्ठा किया था और अपना मतलब सारा खर्चा निकालने के लिए। बोट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइसेस, मतलब कम प्राइस पे वो चीजें खरीद रहे थे इंडिया से, ऐसा क्यों था, पढ़ेंगे आगे। प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, और इंडिया में वो सारी ही मतलब फसलों का उत्पादन करवाते थे जो उनको चाहिए होती थी, ब्रिटिशर्स को चाहिए होती थी। ब्रिटेन में, लंदन में वो सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो वहां पे उनको रिक्वायरमेंट है, यहाँ की मतलब चीजों को देख ही नहीं रहे इंडिया में लोगों को कौन सी फसलों की रिक्वायरमेंट है, कौन सी फसलों की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ की इस तरह से तो यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनकी तो मतलब डिमांड्स को कुछ मतलब जो जरूरत है उनको तो देखा ही नहीं जा रहा है, और फिर ऊपर से यदि यूरोपियंस के अकॉर्डिंग यदि फसलें उगाई जाएगी तो वो सोइल फर्टिलिटी खराब कर देगी, सोइल को खराब कर देगी। आगे जो यदि और कोई फसल उगाएंगे तो वो फसल कैसे उगाएगी यदि जो सोइल फर्टिलिटी ही मतलब खराब कर दी गई है। देन you will also come to know about the changes British rule brought about in values and tastes, customs, practices। और आगे हम चीजें पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिशर्स का रूल था उसमें वैल्यूज, टेस्ट, कस्टम्स और प्रैक्टिसेस क्या क्या चेंज हुई, कि जो रहन सहन का तरीका था, क्या कस्टम्स चेंज हुए, क्या प्रैक्टिसेस चेंज हुई। और कस्टम्स और प्रैक्टिसेस का दोनों मतलब निकलते हैं, एक तो कि उसमें जैसे कि प्रैक्टिसेस, जो सोशल प्रैक्टिसेस और जो कल्चरल प्रैक्टिसेस, कस्टम्स तो कल्चरल उस तरीके से, और दूसरा भी इसमें समझ सकते हैं कि कैसे उसमें व्यवस्थाएं थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, कैसे उसमें व्यापारिक व्यवस्था थी, किस तरह से मतलब जैसे समुद्र के रास्ते से जो जो चीजें आती थी उनमें कस्टम्स कैसे होते थे, किससे कैसे कस्टम ड्यूटीज, किससे कैसे टैक्स लिया जाता था, नहीं लिया जाता था, ये सारी चीजें हम आगे स्टडी करेंगे। You will also come to know about the changes British rule brought about। ये बात हो गई। When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes, we refer to process as colonialization। colonialization क्या होता है? इस तरह की दबाना एक कंट्री को
व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर, एक कंट्री का दूसरे कंट्री को इस तरह से दबाना जब होना, और वो जब दबाए एक कंट्री को, वो क्या लीड करे, लीड्स टू चेंजेस, लीड्स टू चेंजेस काइंड्स ऑफ, कौन से चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस हो, राजनीतिक चेंजेस आ जाए। जब एक देश दूसरे देश को दबाए कि मैं स्ट्रोंग देश हूं, भाई जो दूसरे देश को दबाया जा रहा है वो उसको कमजोर देश लगे और दबाए उस देश को, सब्जुगेट करे, तो वो क्या, उसमें चेंजेस कैसे लेके आए, ऐसे चेंजेस ले आए, राजनीतिक चेंज उसमें ले आए, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के चेंज ले आए, सोशल सामाजिक चेंज ले आए, कल्चरल चेंज ले आए। ऐसी वाली जगह पे क्या करेंगे, इन प्रोसेस को कॉलोनियलाइजेशन बोला जाता है। You will, however, find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That is why the book is called Our Past in the Plural. और हम क्या फाइंड आउट करेंगे अब, देन, कि ऐसा नहीं था कि वो सारी की सारी क्लासेस और ग्रुप्स को एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। अब जैसे कि जो नवाब थे, जो ऊपर की जो नवाब थे, राजा थे, उनको तो ब्रिटिशर्स ने मतलब अलग तरीके से ट्रीट किया होगा। नीचे के जो मध्य मिडिल क्लास की फैमिलीज थी, उनको और तरीके से ट्रीट किया गया होगा। और जो बिल्कुल नीचे जो मतलब लो क्लास जो होगी, उसको और तरीके से ट्रीटमेंट हुई होगी। तो सबका तो पास्ट अलग अलग हो गया ना, कि ऊपर जो मतलब नवाब्स हैं, रूलिंग राजास हैं अलग अलग जो टेरिटरीज के, तो उनको अलग ट्रीटमेंट हो रही है, और मिडिल क्लास फिर लोअर क्लास सबको अलग अलग ट्रीटमेंट हो रही है। अब उनके हिसाब से तो हिस्ट्री अलग अलग है अपने हिसाब से। तो इसीलिए जो चीज यहाँ पे कहा गया है, अवर पास्ट प्लूरल में लिखा गया है, हमारा इतिहास नहीं लिखा इसमें, तो अवर पास्ट लिखा है इसमें। प्लूरल यूज करने का मतलब है कि एक जो क्लास को लेके नहीं चल रहे, एक ग्रुप को लेके नहीं चल रहे, बहुत सारे जो ग्रुप्स थे उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री कैसी थी, सारे ग्रुप्स को मिला के इधर मतलब क्या बोला, आवर पास्ट बोला प्लूरल में। हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं, व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। 250 साल पुराना इतिहास लिखना है इतिहासकारों को, तो वो कौन से सोर्सेस लेंगे। देन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, तो प्रशासन जो होता है वो क्या करता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चलता है, तो वो वाले रिकॉर्ड ले लें क्या, पढ़ते हैं इस पैराग्राफ में। वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटिश साम्राज्य था, जो ब्रिटिश शासनकाल था, उस दौरान यदि हम क्या करें, ऑफिशियल रिपोर्ट्स को देखें ना, तो उससे अपने को बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा इतिहास उस टाइम का, कि ऐसा ऐसा उसमें ऑफिशियली उन चीजों को, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे तो ऐसी ऐसी उस टाइम पे राज व्यवस्था थी, ऐसा ऐसा उस टाइम प्रशासन था, अपने को समझ में आ जाएगा। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट, और ब्रिटिशर्स को लगता था कि सारा काम लिखित में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट मतलब एक्टिविटी होती है। एवरी इंस्ट्रक्शन, हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक प्लान, हर एक नीति, हर एक डिसीजन, हर एक एग्रीमेंट, हर एक इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन। अब ये सारी की सारी चीजें ब्रिटिशर्स मानते थे लिखी जानी चाहिए। वंस दिस वाज डन, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। यदि ऐसा हो जाता तो मतलब ये लिखी होती ना चीजें, तो आज भी उन चीजों को उठा के पढ़ेंगे तो हमारे लिए वो हिस्ट्री को जानना बहुत ज्यादा सरल हो जाता है। This conviction produced an administrative culture of memos, notings and reports। और ऐसा मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर बना उसमें मेमोस, मतलब चल मेमोस नोट किए जाने लगे, मेमोस बनने लगे, नोटिंग्स बनने लगी, रिपोर्ट्स बनने लगी। Then the British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved। और उनको ऐसा भी लगा सारे के सारे जो important document है और जो letters है, पत्र है, वो सारे के सारे carefully प्रिजर्व किए जाने चाहिए, संभाल के रखे जाने चाहिए, ताकि आगे वाले फ्यूचर में जनरेशन जो आए वो यदि इतिहास को जानना चाहे तो इन वाले डॉक्यूमेंट्स को देख के पढ़ सके। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। इसलिए उन्होंने क्या किए, सारे के सारे अपने जो जो उनके इंस्टीट्यूशंस थे तो उन्होंने उसमें रिकॉर्ड रूम बनाने शुरू कर दिए।
the village Tahsildar's office, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariats, the law courts, all had their record rooms. और उस टाइम पे जो तहसीलदार का ऑफिस था, जो कलेक्ट्रेट का ऑफिस था, जो लॉ कोर्ट्स का ऑफिस था, उन सब में एक रिकॉर्ड रूम बना दिया गया. स्पेशलाइज्ड institutions like archives and museums were also established to preserve important records. Specialized institutions बनाए जिसमें क्या, जैसे कि आर्काइव्स में होता है सारी पुरानी की पुरानी चीजें उसमें रखी जाती है. कि आज से लेके यदि न्यूज़पेपर का आर्काइव्स देखोगे पीछे के 60 साल के भी न्यूज़पेपर के आप आर्काइव्स देखना चाहोगे कहीं पे जाके, तो हर एक दिन का न्यूज़पेपर मिल जाएगा 50-60 साल पुराना. तो इस तरह से आर्काइव्स बोलते हैं इन चीजों को. म्यूजियम्स होते हैं, उसमें चीजों को संभाल के रखा जाता है. वर ऑल्सो एस्टेब्लिश टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स. ये सारी चीजें आर्काइव्स, म्यूजियम्स, ये रिकॉर्ड रूम सारे के सारे बनाए जा रहे हैं इन रिकॉर्ड्स को संभाल के रखने के लिए. Letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. और सारे के सारे जो लेटर्स थे एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजे जाते थे, वो आर्काइव्स में स्टोर किए हुए हैं, वो आज भी हम पढ़ सकते हैं. You can also study the notes and reports that district officials prepared. हम स्टडी कर सकते हैं सारे के सारे नोट्स और रिपोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स बनाते थे. Or the instructions and directives that were sent by officials at the top to provincial administrations. और सारे के सारे इंस्ट्रक्शन पढ़े जा सकते थे, जो मतलब जैसे जो प्रशासन बना हुआ था वो सारे के सारे उस टाइम पे इंस्ट्रक्शंस भी पढ़े जा सकते हैं. In the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, that is by those who specialized in the art of beautiful writing. कि उस टाइम पे क्या था, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े गए और जन साधारण तक उन चीजों को पहुंचाने के लिए जो कैलीग्राफर होते हैं अपने हाथ से बहुत ज्यादा सुंदर राइटिंग में चीजों को, डॉक्यूमेंट्स को लिखते हैं. उन्होंने क्या किया, जो डॉक्यूमेंट पढ़ा और उसका मतलब देख के, मतलब जो डॉक्यूमेंट लिखा है उसका एज इट इज उन्होंने अपने मतलब दूसरे पेज पे लिख के आगे आगे उसको सर्कुलेट कर दिया. By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. लेकिन बाद में जैसे जैसे प्रिंटिंग एज आई, प्रिंटिंग कल्चर डेवलप हुआ, प्रिंट से पहले तो क्या करेंगे, जो कैलीग्राफर थे अच्छी, जो जिनकी हैंड राइटिंग होती थी वो क्या करते थे, लिख के आगे पहुंचाते थे. लेकिन बाद में जैसे प्रिंटिंग का कल्चर आया, प्रिंटिंग एज आई, जो प्रिंट काल आया, उसमें क्या हुआ कि ये सारी चीजें जल्दी मतलब प्रिंट हो जाती थी, फिर वो पब्लिश हो जाती थी और वो धीरे धीरे आगे मतलब जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन होता था, जो प्रोसीडिंग्स होती थी, वो लेटर्स जो भी रिकॉर्ड्स होते थे वो आगे मतलब प्रिंट करके आगे जिनको भी चाहिए होते थे वो पहुंचा दिए जाते थे. सर्वेस बिकम इम्पोर्टेंट. अब समझेंगे सर्वे इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं. द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. सर्वेइंग की जो प्रैक्टिस थी वो कॉलोनियल पीरियड में, ब्रिटिशर्स के टाइम में भी इंपॉर्टेंट थी. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. ब्रिटिशर्स लोगों का ऐसा मानना था, यदि किसी देश पे शासन करना है तो उस देश को अच्छी तरह से पहले जानना जरूरी होता है. इसलिए वो सर्वे करवाते थे कि इंडिया पे यदि उनको शासन करना है तो वो इंडिया को मतलब क्या करेंगे, पूरा एक प्रॉपर सर्वे करेंगे. सर्वे में उनको रिपोर्ट जो मिलेगी उस पर वो फिर एनालिसिस अपना करेंगे कि ऐसे ऐसे इंडिया है, ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या है कि शासन उनको करना. तो वो सर्वे को इंपॉर्टेंस देते थे, महत्व देते थे इसको. By the early 19th century, detailed surveys were being carried out. सर्वे यदि आप समझना चाहो तो क्या हो, एक कुछ ऑफिशियल्स की टीम जाए, जैसे कुछ मेंबर्स जाए उसमें, कुछ मेंबर्स मान लो 3-4 मेंबर्स गए, 5-6 मेंबर्स गए, तो वो जाके एक रिपोर्ट बनाते हैं. देखो जैसे कोई साइट को उन्होंने देखना, एक छोटा सा जैसे गांव ले लेते हैं अपने एग्जांपल के लिए. जैसे गांव में वो 3-4 जने आए, 4-5 जने आए, गांव में देखेंगे गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, गांव में कितने मतलब घर कितने हैं, गांव में जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, और क्या देखेंगे रोड्स कितने अच्छे बने हुए हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसी है. ये सारी चीजें वो वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे सर्वे में देखे. इसी तरह ब्रिटिशर्स क्या करते थे,
वो भी इसी तरह से अपने ऑफिशियल्स भेजते थे, टीम मेंबर्स भेजते थे, वो जाके साइट का, जगह का, जिन जिन जगहों पे उनको जगह बांट के, एरियाज बांट के भेजा जाता था, वो उन चीजों का सर्वे करके अपने मतलब जो टॉप ऑफिशियल्स थे उनको एक रिपोर्ट बना के दे देते थे। तो ऐसे सर्वे किए जाते थे, सर्वे का मतलब ये होता है। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. तो 19th सेंचुरी की जो शुरुआत थी उसमें डिटेल्ड सर्वे किए जाने लगे सारी कंट्री के, और इस तरह से पूरी कंट्री में सर्वे किए जाने लग गए थे। इन द विलेजेस रेवेन्यू सिस्टम्स वर कंडक्टेड, और इन सर्वेस के बाद में पता लगा कि रेवेन्यू सर्वेस भी करने किए जाने चाहिए, कि रेवेन्यू कैसे, मतलब वहाँ पे जो जैसे विलेज में देखोगे तो जैसे वहाँ पे एग्रीकल्चर पे, कृषि पे सारा कुछ डिपेंड होता था। तो वहाँ पे जो उत्पादन होता है फसलों का, उनसे मतलब इनकम पूरे गांव की कितनी होती है, सारे के सारे जो विलेज है वो कितनी, उसकी मतलब इकोनॉमी से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो पैसे इकट्ठे होंगे, वो कितने पैसे इकट्ठे होते होंगे, ये सारी चीजें जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, ये सारी चीजें वो इन चीजों से सर्वेज से फाइंड आउट कर रहे थे। फिर वो अपनी पॉलिसीज बनाते थे इन चीजों को देख के, कि देखो हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। कि अपना तो वो फायदा ही देखते थे ना, कि किस तरह से मतलब अपना मैक्सिमम फायदा उठाएं हम। The effort was to know the topography, the soil quality, the flora, the fauna, the local histories, and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about to administer the region। और देखो, उनको यदि जिस एरिया पे शासन करना था तो वो क्या करते थे, एफर्ट लगाते थे वहाँ की टोपोग्राफी जाने, सोइल क्वालिटी जाने, कि वहाँ की मिट्टी वगैरह कैसे है, सोइल की मतलब क्वालिटी कैसे है, वहाँ की फ्लोरा फोना कैसे हैं, तो जो लिविंग है वहाँ पे, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स कैसी है वहाँ पे। देन लोकल हिस्ट्रीज, वहाँ के लोकल हिस्ट्री क्या है, एंड क्रॉपिंग पैटर्न, किस तरह से फसलें उगाई जाती हैं वहाँ पे, ऑल द फैक्ट्स एज सीन नेसेसरी टू नो नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन। ये सारी चीजें जरूरी हो जाती है उनके अकॉर्डिंग, एक यदि उनको एक एडमिनिस्टर करना है, शासन करना है जिस एरिया पे, उसको प्रबंधन करना है, उसको प्रशासन करना है, तो उसको ये सारी चीज, उनको ये सारी चीजें जानने के लिए जरूरी हो गई थी। फ्रॉम तो इसलिए उन्होंने सर्वे कराए थे ये सारी चीजें, यदि उनको ये लगा कि शासन करना है इस एरिया पे, प्रशासन बनाना है, कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनानी है, एडमिनिस्टर करना है, तो हमको ये सारी चीजें तो हमको पता होनी चाहिए, सारी की सारी चीजें, तो इसलिए वो सर्वे करवा देते थे। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years। और 19th सेंचुरी के लास्ट में क्या हुआ, जनगणना करवाई जाने लग गई हर 10 साल बाद में, जिसमें जनगणना में, सेंसस में क्या होता है कि कितने लोग वहां पे रहते हैं, वो एक जनसंख्या को काउंट करते हैं। These prepare detailed records of the number of people in all the provinces of India। और ऐसा करने से क्या हुआ, जो जो मतलब जिन जिन राजाओं का जो राज्य क्षेत्र होता था, वहां पे कितने कितने लोग निवास कर रहे हैं ये पता लगने लग गया। और इसी तरह से पूरे इंडिया में कितने लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उनका पता लग गया था। नोटिंग इंफॉर्मेशन ऑन कास्ट, तो भाई कास्ट में, इस कास्ट में कितने लोग हैं, फला रीजन में कितने लोग हैं, पर्टिकुलर कास्ट में, कि जो कास्ट थी, जो भी कास्ट होती थी उनमें, इस कास्ट में इतने लोग हैं, इस कास्ट में इतने लोग हैं। अब अंग्रेजों के पास में नंबर आने लग गए कि इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं। रिलीजन्स का पता लगने लग गया कि इस रिलीजन के इतने लोग हैं, उस रिलीजन के इतने लोग हैं। एंड ऑक्यूपेशन की कौन सा मतलब कि, जैसे डिवाइड कर दिया कि किसान कितने लोग हैं, और वहाँ पे मतलब और तरह की, जैसे आज की भाषा में समझना चाहें तो कितने किसान हैं, कितने वहाँ पे मतलब कोई जॉब करने वाले हैं, कोई प्राइवेट जॉब करने वाला है, कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला है। तो इस तरह से उनको सारे नंबर आ गए थे उनके हाथ में, तो उनके लिए तो उन्होंने तो मतलब सारे मतलब नंबर इकट्ठे कर लिए, तो उनको तो मतलब शासन करना और ज्यादा आसान हो गया था उनको, जो जो उनको एरियाज पे शासन करना था। देन देर वर मैनी अदर सर्वेज, बोटेनिकल सर्वे, बहुत अदर टाइप के सर्वे भी हुए, बोटेनिकल सर्वे हुए, बोटेनिकल जूलॉजिकल सर्वे हुए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुए, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुए, फॉरेस्ट सर्वे हुए। बोटेनिकल यानी कि उसमें क्या देखा गया हुआ कि वहाँ की वनस्पति वगैरह कैसी होगी,
वहाँ पे जीव जंतु कैसे होंगे। जूलॉजिकल में क्या देखा होगा कि वहाँ पे यही कि जूलॉजिकल कितने जीव, किस तरह के जीव हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, ये सारी चीजें जो जो जूलॉजी के डोमेन में आती है। आर्कियोलॉजिकल यानी कि कुछ पुरानी चीजें वहाँ पे मिल रही है क्या, कि जो ब्रिटिशर्स का टाइम था, तो मतलब आर्कियोलॉजी में क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, खुदाई करके चीजों को निकाल के देखते हैं ये कितने साल पुरानी है, कुछ काम की है या नहीं। यदि ये इतने साल पुरानी है तो ये अपना को कितना टाइम पीरियड पहले का इतिहास बता सकती है। तो ऐसे ऐसे सर्वे कराए गए। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे कराया गया। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे होता है कि जो इंसानों का इतिहास, एक तरह से इंसान कैसे रहन सहन करते थे, सभ्यता का पता लगे, सभ्यता का पता लगना। तो इस तरह से वो टारगेट रखते थे कि इंसानों का किस तरह से, जो सिविलाइजेशंस बोल दो कि इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता कब बनी, फिर आगे की सभ्यताएं कैसे कैसे बनती गई, ये इस तरह से एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेस बनाने होने लगे। फॉरेस्ट सर्वे होने लगे कि कितने मतलब फॉरेस्ट है इंडिया में, किस टाइप के फॉरेस्ट है, ये सारे के सारे अंग्रेजों ने सर्वे प्रोवाइड। बट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अब समझो, ठीक है सर्वे की बात सारी ठीक है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स की बात ठीक है, पेपर वगैरह को आर्काइव कर लेते थे, रिकॉर्ड कर लेते थे, बचा के संग्रह कर लेते थे, प्रिजर्व कर लेते थे, लेकिन इसकी कोई लिमिटेशंस तो होगी। ऐसा क्या है जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स अपने को नहीं बताते, वो क्या होता है, फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिपोर्ट्स वी कैन गेट टू नो अलॉट, कि ये जो रिपोर्ट्स हमने सारे मेंटेन किए हैं, इससे हम इतने ज्यादा जो रिपोर्ट्स इकट्ठे किए हैं, इनसे हम बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत कुछ बहुत कुछ। पर क्या है, बट वी मस्ट रिमेम्बर दैट दीज आर ऑफिशियल रिपोर्ट्स। पर हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए, ये क्या है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स है ये। देन दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट, ये अपने को वही बताते हैं जो वहां के ऑफिशियल, उस टाइम पे शासन करने वाले ऑफिशियल्स थे, उनकी ही थिंकिंग बताते हैं ये। जैसे वारन हेस्टिंग्स जो हुए, गवर्नर जनरल जो हुए, आगे डलहौजी हुए, और जो भी कैनिंग्स हुए, तो इस तरह के जो गवर्नर जनरल थे, वो यदि पत्र लिखेंगे, कोई आगे लेटर लिखेंगे, कोई और उनका मतलब रिटर्न में कुछ भी अपने को रिकॉर्ड मिलता है, तो वो सारी चीजें तो उनके अकॉर्डिंग हुई ना, हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी हुई, वो उनके अकॉर्डिंग हुई। उनमें कुछ ना कुछ प्रेजुडिस, कुछ ना कुछ वो जो कहते हैं हम कि अ, भेदभाव होने की आपको इसमें आशंका होगी, कि ब्रिटिशर्स का इसमें मतलब वो दिखाया गया होगा ज्यादा, कि उनका, उनकी साइड ली गई होगी, और उनका ही इसमें जो नजरिया है वो अपने सामने आया होगा, गवर्नर जनरल्स का आया होगा, ब्रिटिशर्स का आया होगा। तो ये इसकी लिमिटेशंस होती है कुछ। देन व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, वो किस चीज में इंटरेस्ट रखते थे, जो ऑफिशियल्स थे, जैसे गवर्नर जनरल ही थे, वो किस किस चीजों में इंटरेस्ट रखते थे, उनकी क्या क्या हॉबीज थी। एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर द प्रोस्पेरिटी, ऐसा भी हो सकता है कि अपने मनोरंजन के लिए वो चीजें प्रिजर्व करते जा रहे हैं, काम की ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। Then these records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions। और ये रिकॉर्ड अपने को ये नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते अपने को कि दूसरे लोग जो कंट्री में रहते थे वो क्या फील करते थे, उनकी क्या फीलिंग होती थी। एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस, और उनके एक्शंस के पीछे मोटिव क्या होते थे, उद्देश्य क्या होते थे, जो जो एक्शंस जो जनसाधारण लोग करते थे, वहां के नागरिक करते थे उस टाइम की। For what we need to look elsewhere. What when we begin to search for these other sources, we find them in plenty, though they are more difficult to get than official reports. लेकिन यदि वहां के लोगों को समझना है अपने को, और वहां के लोगों की थिंकिंग को समझना है, उस टाइम के लोगों की, उनका मतलब एक्शंस, जो भी एक्शन करते थे, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन, रिलीजियस जो इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, तो ये वाली चीजें क्या ये ऑफिशियल रिपोर्ट से अपने को क्लियरली समझ में नहीं आएंगी, ये ब्रिटिशर्स की तरफ से उनकी तरफदारी करते हुए इसमें चीजें बताई जाएगी। लेकिन जो जैसे फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, उनकी थिंकिंग क्या थी, वो सारी चीजें जानने के लिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ दूसरे अपने को रिकॉर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे। किस तरह के रिकॉर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे वो देखते हैं आगे। देन वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, स्वतंत्रता सेनानियों की कोई डायरी मिल जाए अपने को, जो लीडर होते थे उस टाइम पे, उनकी डायरी मिल जाए कोई अपने को। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, और जो कोई मतलब जो तीर्थ यात्रा वगैरह होती थी, उनकी कोई मिल जाए अपने को।
एंड ट्रेवलर्स जो ट्रेवल करते रहते थे, उनकी यात्रियों की अपनी अपने को कोई डायरीज मिल जाए, और या फिर उनका अकाउंट्स मिल जाए कि वो जो जैसे आते थे जाते थे उनका कुछ रिकॉर्ड अपने को मिल जाए, ऑटोबायोग्राफीज मिल जाए। ऑटोबायोग्राफी होती है कि खुद की लिखी हुई लेख, जो जीवन कथा होती है, ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, जो मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन थे, इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे जो, उनकी अपने को ऑटोबायोग्राफी मिल जाए। एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार, और उस टाइम पे जो लोकल बाजारों में पॉपुलर बुकलेट जो सोल बेची जाती थी वो अपने को मिल जाए। उनसे अपने को पता लगेगा ना उस टाइम के लोग क्या सोचते थे क्या नहीं सोचते थे, उन वो जो एक्शन करते थे उनके पीछे लॉजिक और कारण क्या होता था। As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. तो जैसे जैसे प्रिंटिंग आगे बढ़ती गई, न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए और इश्यूज जो थे डिबेट किए गए पब्लिक में। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज, और जो लीडर थे और जो समाज सुधारक थे उन्होंने क्या किया, रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज, वो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया अपने आइडियाज को आगे दिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए। पोएट्स एंड नोवेलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, जो पोएट्स थे, जो कवि थे और जो उपन्यासकार थे, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया अपनी फीलिंग्स को आगे शेयर करने के लिए। ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट, और ये वाले सोर्सेज तो जो पढ़े लिखे थे उन्हीं के पास होंगे ना ये वाले सोर्सेज तो। then from these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and peasants। अब जो ट्राइबल्स हैं, जो मजदूर हैं, पेजेंट्स हैं, पेजेंट्स यानी मजदूर जो है, काम करने वाली जो क्लास थी, और जो ट्राइबल्स है जो जैसे उस टाइम पे वनों वगैरह में जनजातियां, जो जनजातियां बोलते हैं हिंदी में, वो रहते थे, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे। उनका तो फिर कोई अपने को ये डायरीज भी नहीं मिलेंगी, ऑटोबायोग्राफीज भी नहीं मिलेंगी, कहीं पे भी वो आएंगे जाएंगे, कोई मतलब पिलग्रिम पे जाएंगे नहीं जाएंगे, वो उनका जो कल्चर ही क्या पता अलग हो ट्राइबल्स का। तो ये सारी चीजें तो उनकी तो अपने को इस तरह से, वो साक्षर नहीं है, लिटरेट नहीं है, तो ये चीजें तो अपने को नहीं मिलेगी फिर। देन from these, we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants, the workers in the mines or the poor on the streets। कि जो माइंस में फैक्ट्रियों में काम करते थे, जो गरीब लोग सड़कों पे रहते थे, गलियों में रहते थे, उनका कैसे पता लगाएं वो क्या सोचते थे, उनका क्या मतलब रहने का तरीका होता था, या वो कुछ जो भी आंदोलन में भाग लेते क्या, जैसे भी जो करते, तो उनका क्या रीजन होता था, उन चीजों के पीछे कारण क्या होता था, कैसा कैसे पता लगाएं उन चीजों का। गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इज अ मोर डिफिकल्ट टास्क, ये बहुत ज्यादा कठिन चीज होती है। इन जो मतलब ऐसे पढ़े लिखे ना हो उनके बारे में जानना, कैसे जानोगे। आज से 100 साल पहले के लोगों का आप जानना चाह रहे हो जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनका कुछ है ही नहीं रिकॉर्ड के किस तरह से उनका जानोगे आप। तो इसके आगे मेथड होते हैं, आगे मतलब एडवांस स्टडी करेंगे तो उसमें भी करेंगे। किसी बच्चे को जानने में क्यूरियोसिटी है तो इन पर्सन में से आके पूछ लेना। then yet this can be done if we make a little bit of effort, किया भी जा सकता है यदि थोड़ा सा हम कोशिश करें तो। when you read this book you will see how this can be done। और ये पूरी जो अपनी बुक है 8th क्लास की हिस्ट्री वाली, ये पूरी बुक जब पढ़ लोगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि ये वाली चीजें कैसे की जा सकती है। तो अपना चैप्टर खत्म हो चुका है। तो कल आपका इसका एग्जाम है, आप अच्छा प्रिपेयर करें इसको, और अच्छा कल एग्जाम में परफॉर्म करना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टिल देन टेक केयर।